Hello friends, in this video we are going to learn about chapter called Life Process from 10th Standard Science with reference to NCERT. So let's start with our introduction of this chapter. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं कुछ ना कुछ प्रोसेसेस, जैसे कि ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। ये जितने भी प्रोसेसेस होते हैं ये सारे प्रोसेसेस एक्चुअली लाइफ प्रोसेसेस है। और लाइफ प्रोसेसेस एक्चुअली में क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखती है और उसके बॉडी को मेंटेन करती है। बॉडी को मेंटेन करने का मतलब क्या हुआ कि अगर बॉडी में शुगर लेवल ज़्यादा हो रहा है या बॉडी ज़्यादा हीट अप हो रही है तो उस सब चीज़ों को एकदम नॉर्मल लेवल पर रखती है। इन लाइफ प्रोसेसेस की वजह से ये सभी चीज़ें मेंटेन रहती है और एक ऑर्गेनिज्म अलाइव रह पाता है। अगर लाइफ प्रोसेसेस ना हो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो वो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा समय तक ज़िंदा नहीं रह सकता। अब एक डेफिनेशन देखते हैं अच्छे सा। देखिए, ऑल द प्रोसेसेस जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव परफॉर्म द जॉब ऑफ द बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड द लाइफ प्रोसेसेस। ये सिंपल सा डेफिनेशन जो अभी हमने ऊपर ऐसे ओरली डिस्कस किया ना, उसी चीज़ को ऐसे रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है। कुछ एग्जांपल्स के, जैसे कि एग्जांपल ग्रोथ हो गया, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले कुछ एडिशनल चीज़ें भी पढ़ेंगे अपने न्यू टॉपिक पे। ये जो इससे पहले था ये सारी हमने इंट्रोडक्शन एक तरीके से देखा इस चैप्टर का। देखिए, न्यूट्रिशन क्या होता है? द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड, दैट इज़ नोन एज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन एक्चुअली एक प्रोसेस है जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट वे होता है अपने फूड को ऑब्टेन करने का। देखिए, जैसे कि प्लांट्स में किस तरह अपने फूड को ऑब्टेन करने का तरीका होता है। प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रोप्स होते हैं और ये अपने फूड को इंडिपेंडेंटली ऑब्टेन करते हैं, यानी किसी पे निर्भर नहीं रहते। ये अपने फूड को खुद ही बनाते हैं। एक्चुअली में जो भी मटेरियल है खुद अपने पास लेकर आते हैं। ये इनके पास खुद ही मटेरियल आता है और डिपेंडेंट नहीं रहते ज़्यादा किसी पे। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, देखिए किस तरह होता है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स डिपेंड होते हैं किस पे? एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे भी डिपेंड होते हैं। और ये इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हेटेरोट्रोप्स होते हैं। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं क्या होता है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है, क्योंकि दो तरीके के बेसिकली अगर हम नॉर्मली क्लासीफाई करें ऑर्गेनिजम्स को, तो ऑर्गेनिजम्स भी ज़्यादातर दो तरीके के होते हैं न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करने के बेसिस पे। एक ऑटोट्रोप्स, एक हेटेरोट्रोप्स। देखिए, ऑटोट्रोप्स न्यूट्रिशन क्या होता है? काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2, water, etc. are utilized to prepare organic food by the process of photosynthesis। आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली में क्या है। इसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ किया जाता है टू प्रिपेयर अ ऑर्गेनिक मटेरियल ड्यूरिंग अ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हम देखेंगे कि किस तरह रिएक्शन होती है। हम और भी डिटेल में देखेंगे फोटोसिंथेसिस को। अभी एग्जांपल के लिए देखते हैं कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स करते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के मोड को फॉलो करते हैं। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? देखिए, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इसके आगे न्यूट्रिशन आप जोड़ लीजिएगा। देखिए, काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, ये काइंड ऑफ न्यूट्रिशन ही है। इसमें होता है कि ऑर्गेनिज्म डू नॉट पोजेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। यानी ऑर्गेनिजम्स के पास एबिलिटी नहीं है कि वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर ले, वो डिपेंडेंट है मल्टीपल सोर्सेज पे। देखिए, दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रोप्स मीन्स प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड सप्लाई। डायरेक्टली भी होता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है।
एनिमल्स और फंजाइज बेसिकली ऑटोट्रोप्स हेटरोट्रोप्स होते हैं और हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। ये फंजाई एक तरह का प्लांट है लेकिन ग्रीन प्लांट नहीं होता, और ये सनलाइट को यूज़ नहीं करता क्योंकि इस ऐसे जगह में नहीं होता जहाँ पे सनलाइट आ सके। ओके, इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता। देखिए ऑटोट्रोफ्स होते क्या है, अभी हमने ऊपर देखा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोफ्स होते क्या हैं, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सब। देखिए ऑटोट्रोफ्स जो होते हैं ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है जो अब हमने ऊपर सीखा ना, उसी के अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई किया गया है। जो ऑटोट्रोपिक वे ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं हम उन्हें ऑटोट्रोफ्स कहते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को। ओके, जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए। ओके, काफ़ी कॉमन एग्जांपल है। देखिए कैसे होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, इसको हम और भी डिटेल में देखेंगे, इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। ओके, ऑटोट्रोप्स यूज़ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, और फिर क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू कॉम्प्लेक्स एनर्जी मॉलिक्यूल। ओके, और कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। और फोटोसिंथेसिस की एक डेफिनेशन देखिए, ये हम अभी अपने ऊपर देखा ना, तो ये एकदम रिएक्शन को एक समरी में दिखाया गया था ऊपर से, और इसी रिएक्शन को अभी हम देखेंगे, एकदम नॉर्मली देखेंगे कैसा होता है ये। फोटोसिंथेसिस का एक डेफिनेशन देखते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोफ्स टेक CO2 H2O एंड कन्वर्ट दिस इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रोसेस ऑफ व्हाट, क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इक्वेशन देखिए किस तरह होता है। देखिए इसमें तो वही चीज़ है, जो चीज़ हमने अभी ऊपर देखा ना, वही चीज़ में रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है, वही चीज़ फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन होती है। ओके, देखिए 6 CO2 मॉलिक्यूल क्या करते हैं, 12 वाटर के मॉलिक्यूल से कंबाइन होते हैं और सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है कि क्लोरोफिल जो होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ओके, और फिर एब्जॉर्ब करके हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, प्रोडक्ट हमें मिलता है ग्लूकोज, C6H12O6, ये एक ग्लूकोज है। ओके, और O2 ऑक्सीजन, वाटर, ये सब हमें बाय प्रोडक्ट मिलता है। ओके, रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, क्या क्या हमें रॉ मटेरियल नीडेड होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, हमें नहीं, प्लांट्स को। ओके, देखिए सनलाइट हमें नहीं, प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट ज़रूरी होता है, क्लोरोफिल ज़रूरी होता है। क्लोरोफिल एक्चुअली क्या होता है, क्लोरोफिल को हम यूज़ करते हैं, एक ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट में, जिससे कि जो प्लांट्स की लीव्स होती है वो ग्रीन रहती है। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्लोरोफिल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए जो सनलाइट होता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है क्लोरोफिल द्वारा, ठीक है, और जो CO2 होता है वो एंटर करता है स्टोमाटा द्वारा, और जो ऑक्सीजन होता है वो रिलीज़ होता है वहीं से जहाँ से CO2 एंटर करता है। ये चीज़ को हम देखेंगे अभी नीचे डायग्राम के थ्रू। देखिए बाय प्रोडक्ट थ्रू द स्टोमाटा ऑन लीफ। ओके, ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट रिलीज़ होता है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनको ज़्यादा नीडेड नहीं होता ऑक्सीजन के लिए, वो उनके लिए एक्चुअली में इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्ले करते, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन उनको थोड़ा बहुत तो एसेंशियल होता ही है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज़ ही नहीं हो पाएगी। ओके, देखिए वाटर जो होता है वो डिज़ोल्व होता है किसके साथ, मिनरल्स, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, और भी अदर मिनरल्स हो सकते हैं। और ये टेकन अप कहाँ से लिए जाते हैं, रूट्स के थ्रू। रूट्स जो सॉइल के अंदर होते हैं, ठीक है। सॉइल मतलब होता है मिट्टी को पकड़ के जो रखते हैं ना रूट्स, वो रूट्स जो होते हैं वहाँ से मिट्टी से ये मिनरल्स निकालते हैं और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ होता है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखिए क्या होता है, यानी वो जगह जहाँ पे
फोटोसिंथेसिस का सारा प्रोसेस होता है ना। देखिए क्लोरोप्लास्ट लीफ के अंदर होता है, ठीक है। ये वो जगह है जहाँ पे ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल कहाँ पे पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में, ओके। मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट क्या है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। वाई क्लोरोप्लास्ट नोन एज ए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? बिकॉज फोटोसिंथेसिस जो होता है वो उसमें जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल हो गया है, वाटर मॉलिक्यूल होता है, फिर वो वाटर मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो भी उसी पोर्स में यानी उसी क्लोरोप्लास्ट में ही एंटर करता है। फिर वहाँ से रिएक्शन जो होती है फोटोसिंथेसिस की वो भी वहीं पे होती है, ओके। इसीलिए इसे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देखिए मेन इवेंट कौन कौन से होते हैं फोटोसिंथेसिस में? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, ओके। अगर मेन इवेंट यानी एक तरीके से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को समराइज़ करने के लिए कहा गया आपको, तो यही मेन इवेंट्स लिखने होते हैं। देखिए कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये भी होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है। जैसे कि जो ग्लूकोज होता है वो एक बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के दौरान अलग से एनर्जी भी रिलीज़ होती है, ठीक है। ग्लूकोज के अंदर एनर्जी तो होती है और एक्सटर्नल एनर्जी भी रिलीज़ होती है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये भी प्रोसेस होता है। रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, मीन्स रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन का कम होना, ठीक है। जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ऊपर, रिएक्शन से आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 12 यहाँ पे है और 12 यहाँ पे है, तो कितने हो गए? 24 हो गए। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना ऑक्सीजन है। वैसे वाटर के साथ मत देखिए आप, क्योंकि रिडक्शन किसका हम मान रहे हैं अभी? CO2 का देख रहे हैं। तो 12 ऑक्सीजन इधर, तो यहाँ पे देखिए 6 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। कार्बन का रिडक्शन हो गया, कार्बन से थोड़े कम हो गया ऑक्सीजन, ओके। ओके अब देखिए स्टोमाटा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्टोमाटा जो होता है वो टाइनी पोर्स होते हैं। देखिए कैसा होता है, ये देखिए ये जो छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं ना, ये आई मीन ये थोड़ा सा बड़ा सा जो पोर्स दिख रहा है एकदम पतला सा होता है, ये इसी को हम स्टोमाटा कहते हैं, ओके। और इसके सराउंडिंग में जो ये बीन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम गॉड सेल कहते हैं, ओके। और ये जो ग्रीन ग्रीन सा सर्कल सा दिख रहा है ये क्लोरोप्लास्ट है, यही है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहीं पे सनलाइट एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल के द्वारा, क्योंकि यहीं पे क्लोरोफिल होता है। देखिए टाइनी पोर्स, इस सरफेस पे क्या होता है, ये सरफेस के लीव्स पे होता है। ये टाइनी पोर्स कहाँ पे होते हैं? जो पत्तियाँ होती है ना, ये पत्तियों पे होते हैं, ओके। और इसका फंक्शन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओके। यानी ऑक्सीजन रिलीज़ होता है, CO2 एंटर करता है। लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ये भी होता है इसका काम, ठीक है। और वेपर के फॉर्म में रिलीज़ होता है, आई मीन लॉस होता है वाटर का। और ये होता है ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, यानी वाटर का लॉस जो होता है ना वेपर के फॉर्म में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। एक्सक्रीशन इन प्लांट में पढ़ेंगे ये चीज़ अच्छे से। देखिए हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, इसके कुछ टाइप्स देखेंगे। देखिए हेलोजोइक क्या होता है? ये भी मोड ऑफ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, यानी इसके कुछ टाइप्स है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंग, है ना।
डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो भी डिफरेंट वे ऑफ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। एनिमल्स टेक सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। ये कौन कौन से होते हैं? ओमीमा और एनिमल्स। ओके, एनिमल्स कौन? हम, ठीक है, ह्यूमंस को भी कह सकते हैं। देखिए स्पैरोफिटिक, ओके, ये हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग इनको एक स्पेशल कैटेगरी में रखा है और उस स्पेशल कैटेगरी का नाम है ये सब। ये आप ये मत समझिए कि हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स के नाम है ये टाइप्स के नाम नहीं है, ये उन ऑर्गेनिजम्स के जो उनकी फूड ऑब्टेन करने का वे है ना, उसके अकॉर्डिंग उनको अलग क्लासिफाइड करके उनके क्लासिफिकेशन का नाम है। ओके, समझ जाएंगे, थोड़ा सा एक दो बार रिवाइज करेंगे ना, इसको ब्रशअप करेंगे इस चीज़ को, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए स्पैरोफिटिक, देखिए ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड और डिकेइंग मैटर। एग्जांपल के लिए जैसे फंजाई हो गए। ओके, थर्ड टाइप देखिए पैरासिटिक। पैरासिटिक्स रिलेट होता है पैरासाइट से, जो कि लीव होते हैं इनसाइड और आउटसाइड द अदर ऑर्गेनिजम्स, और जिसके अंदर रहते हैं या जिसके बाहर रहते हैं, जिसके अंदर रहते हैं बेसिकली उसको हम होस्ट कहते हैं। ओके, और क्या करते हैं, वहीं से अपने न्यूट्रिशन को ड्राइव करते हैं। जैसे कसकटा एक प्लांट होता है, पैरासाइटिक प्लांट होता है ये, ठीक है। ट्रिक्स लीच, काले कलर का एक कीड़े जैसा होता है, ये खून पीता है ये, ठीक है। अब देखिए अगला ये सब टॉपिक है। देखिए हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। ऑर्गेनिज्म अपने फूड को कैसे ऑब्टेन करते हैं, यानी कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे, ठीक है। जैसे ओमीमा हो गया, पैरामीजियम हो गया, है ना। यूनिसेलुलर और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स किस तरह अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। फूड इज़ टेकन अप थ्रू इंटायर सरफेस। ओमीमा हो गया और पैरामीजियम हो गया। देखिए न्यूक्लियस इसके अंदर न्यूक्लियस होता है इसके बॉडी के अंदर, और ये फूड पार्टिकल जो है ये थोड़ा बाहर की तरफ है। अभी देखिए अपना सूडोपोडिया है ना, जो इस साइड में जो ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। इस सूडोपोडिया को ये फैलाते जाता है, तब तक फैलाएगा जब तक फूड इसके पूरे बॉडी सरफेस में ना चला जाए। और जब बॉडी सरफेस में चला जाता है फिर उसके बाद का आपको एकदम समझाते हैं क्या होता है। देखिए ये तो पता ही, एक्सटेंशन ऑफ सूडोपोडिया है ना। फिर ये फूड को कैप्चर करता है और टेक फूड वैक्यूल, डाइजेशन ऑफ फूड वैक्यूल इन फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल, ओके, और डिफ्यूज़न ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल, ठीक है। डाइजेशन होने के बाद फिर डिफ्यूज़न होता है उसका, और अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो उसके बॉडी से निकल जाता है और थ्रोन आउट, बाहर फेंक दिया जाता है उसको। ओके, समझ में आया इसमें? अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो बाहर आ जाता है उसके शरीर से। पैरामीजियम का देखिए कैसे होता है। पैरामीजियम एक ऑर्गेनिज्म है। अब किस तरह दिखता है इसका आपको स्ट्रक्चर बना के समझाते हैं। ओके, तो देखिए ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और इसके जो साइड है ये इसी के थ्रू अपने फूड को लेता है, यानी फूड को खींचता है, अपने बॉडी में ले जाता है, फिर वहाँ से उसको डाइजेस्ट करता है और जो वेस्ट मटेरियल वो बाहर निकाल देता है, जैसे ओमीमा करता है, ठीक है। और ये फूड जो होता है स्पेसिफिक जगह पे डाइजेस्ट होता है, लिखा हुआ है यहाँ पे एट अ स्पेसिफिक स्पॉट। ओके, पूरे सरफेस के थ्रू ये फूड को अपने लेता है ना। लेकिन जो फूड डाइजेशन होता है वो एक पर्टिकुलर स्पॉट पे होता है,
देखिए न्यूट्रिशन किस तरह, यानी ह्यूमंस को यहाँ पे कंसिडर किया गया न्यूट्रिशन वाला। पहले हम सिंगल सेलुलर को देख रहे थे, यानी जिनमें सिर्फ वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ एक ही सेल होता है। अब देखेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को। देखिए इंजेशन मतलब क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड। ये थोड़ा सा समराइज़ किया गया है इस चीज़ को अभी थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे। डाइजेशन, देखिए ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपल वन। एब्जॉर्शन मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ओके, डाइजेस्टेड फूड जो होता है हमारे पूरे शरीर में, गले से लेकर पूरे पेट तक किस तरह मूव करता है। एसिमिलेशन क्या होता है, यूटिलाइजेशन फूड। ओके, यूटिलाइजेशन मतलब क्या है कि जो एनर्जी रिलीज़ होता है उस फूड से, उस एनर्जी को यूज़ करना। इंजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, ये तो सभी में होता है, यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, दोनों में ही होता है ये काम। देखिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेस एज इट डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ कार्बन फ्रॉम वेयर द फूड इज़ टेकन। देखिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं और सभी के डिफरेंट वे ऑफ फूड टेकिंग होते हैं, यानी डिफरेंट वे ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। अब ये आपने कभी सोचा होगा कि डिफरेंट वे ऑफ न्यूट्रिशन क्यों होते हैं? तो इसका रीज़न क्या होता है कि ये डिफरेंट वे ऑफ न्यूट्रिशन होने का, कि इनको डिफरेंट फूड से इनका कार्बन इनको मिलता है। और कुछ फूड ऐसे भी होते हैं जिनको ये खा नहीं सकते, उसमें कार्बन तो होता है लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वो उनके लिए वो पूरा का पूरा फूड ही वेस्ट होता है ना। कुछ कार्बन की सिवा हमें कुछ ऐसे भी सब्सटेंस चाहिए ना, है ना। कार्बन ही ज़्यादा, यानी होल हमें किसी फूड में पूरे का पूरा हमें कार्बन ही थोड़ी चाहिए। कार्बन एसेंशियल है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ और भी प्रोडक्ट जो होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए एसेंशियल होता है, हर एक ऑर्गेनिजम्स के लिए एसेंशियल होता है। और कुछ ऐसा फूड किसी ऑर्गेनिज्म के लिए जो सूटेबल हो, जिसमें कार्बन का अमाउंट भी हो और अदर सब्सटेंस भी हो, इसीलिए उनका डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट वे ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ओके, ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो हर किसी के माइंड में आता होगा। देखिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, अभी ऊपर हमने यही थोड़ा सा एक ओवरव्यू देखा था, है ना। उसी चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। देखिए पहले क्या होता है कि फूड जो हम माउथ से एंटर करते हैं, फिर हम उसको टीथ से क्या करते हैं, क्रश करते हैं। ओके, इनटेक ऑफ होल फूड थ्रू माउथ एंड टीथ के थ्रू क्या करते हैं, हम उसको चबाते हैं। ओके, उसे ग्राइंड करते हैं, यानी उसको एकदम अच्छे से, अगर रोटी है या चावल है उसको अच्छे से पीसते हैं। पीसने का मतलब ये नहीं होता कि उसको पूरा मिक्सी जैसा पीसते हैं, जितना दांत पीस पाता है उतना पीसते हैं उसको, या चबाते हैं। ओके, ज़्यादा सिंपल वर्ड लग रहा होगा चबाना, तो सिंपली चबाते हो फूड को। ओके, और जो टंग होता है, टंग जो होता है वो फूड को रोल आउट करता है, और इससे थोड़ा सा टेस्ट भी हमें फूड का पता चलता है। ओके, और सोलिंग और पुशिंग ऑफ फूड, इससे क्या होता है कि फूड धीरे धीरे गले के पास जाता है। ठीक है, यहाँ पे इस कि फूड गले से नीचे उतरे, गले के पास जाए। ठीक है, ओसोफोगस एक गले के पास से निकलती हुई एक नली होती है, वहाँ तक जाए। इस सब के लिए सलेवरी ग्लैंड होता है एक, जो सीक्रेट करता है सलाइवा, और वो सलाइवा जो होता है म्यूकस के साथ मिलता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि सलाइवरी एमिलेज जो होता है, जिसे हम सलाइवा कहते हैं सिंपली, वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर में। ओके, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि शुगर जो होता है, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होता है। उस एनर्जी, हमें फूड क्यों हम खा रहे हैं, एनर्जी के लिए खा रहे हैं। ओके,
फिर इसके बाद फूड जो होता है वो ओसोफेगस के पास जाता है, ओसोफेगस कह सकते हैं इसको। और यहाँ से क्या, यहाँ पे जब फूड आता है तो यहाँ पे क्या होता है, टेकिंग अ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमच बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, ये कैसा मूवमेंट होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ ओसोफेगस। ओके, ओसोफेगस का मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर एक्सपेंड होता है। इस मूवमेंट के थ्रू फूड जो होता है उस नली से और नीचे नीचे जाता है। ओके, फिर उसके बाद स्टमक के पास जाता है। स्टमक के बाद पास जाने के बाद फूड को जो होता है और उसको फाइन पार्टिकल में डिवाइड किया जाता है। वो किस तरह होता है देखिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं कुछ, ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं। और गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो एक जूस नहीं है, वो बहुत सारे जूसों का कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। देखिए इसमें कौन कौन से जूसेस आते हैं, पेप्सिन हो गया, एसेल हो गया, म्यूकस हो गया, इस सभी को हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। इन सब का अपना अपना काम होता है। ये क्या करते हैं, एंजाइम्स डेट ब्रेक डाउन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। प्रोटेक्ट इन इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। अब देखिए ये स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है किससे, HCl से, क्योंकि HCl एक पावरफुल एसिड है, उतना ही पावरफुल एसिड है जितना लैबोरेटरी में स्ट्रॉन्ग एसिड या एक्चुअल स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HCl डाइल्यूटेड बिल्कुल नहीं होता है, ये कंसनट्रेटेड होता है ज़्यादातर केसेस में। ओके, जब फूड डाइजेस्ट नहीं होता तब तो और भी ज़्यादा डाइल्यूटेड HCl रिलीज़ होता है। उसी को प्रिवेंट करने के लिए, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक डैमेज ना हो जाए, उसी के लिए म्यूकस रिलीज़ होता है। ओके, अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, वहाँ पे फूड जब आता है तो क्या होता है, इंस्टेंशियल एंजाइम जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। ओके, प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं अमीनो एसिड में। ये सभी क्या होते हैं, एनर्जी के सोर्स होते हैं। इन सब से हमें न्यूट्रिशन मिलता है या एनर्जी मिलता है, हम कह सकते हैं। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसमें विलीज होते हैं, और ये विलीज जो होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। अब देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन करते क्या हैं और स्ट्रक्चर होता कैसा है एक्चुअली में, देखिए कुछ इस तरह होता है। फिंगर लाइक ही स्ट्रक्चर हमने बनाया है। इसमें फूड पार्टिकल जब इससे टच होते हैं ना, तो फूड पार्टिकल में जो एनर्जी होता है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इस बात को हमने, देखिए, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड, क्योंकि ये जो विलीज होते हैं इनके आसपास ब्लड कर्पल्सेल्स होते हैं, यानी ब्लड पार्टिकल्स भी होते हैं यहाँ पे। ओके, अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और चीज़ भी होती है, रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम, बहुत जगह से, बहुत ऑर्गन से जो स्मॉल इंटेस्टाइन में या स्टमक में ही होते हैं, वहाँ से बहुत सारे सिक्रीशन रिसीव करते हैं, फूड रिसीव करता है। देखिए लीवर से बाइल जूस, ठीक है, ये क्या करता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को इमल्सीफाई करता है स्मॉल फैट में। और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है जो ट्राइप्सिन को, ठीक है, ट्राइप्सिन एक पैनक्रियाटिक जूस है, ये क्या करता है, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स में। ओके, और लिपिड्स जो होता है वो फैट को कन्वर्ट कर देता है लिपिड्स में। जैसे यहाँ पे स्मॉल एमल्सीफाई होकर स्मॉल फैट में कन्वर्ट हुआ ना, तो इसको अब फिर लिपिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे प्रोटीन जो होता है पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर। कभी कभी होता है ना, जब
अपना फूड इंटेक करते हैं तो हम खाते खाते भी ज़्यादा पानी पीते हैं, तो वो एक्सेस अमाउंट में हो जाता है एक्चुअली में हमारे शरीर में, तो उसको एब्जॉर्ब भी किया जाता है। ओके, और रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस। एनस क्या होता है? एंड पार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। ओके, लार्ज इंस्टेटाइन होता है ना, उसके सबसे एंड ऑफ द ट्यूब ऑफ लार्ज इंस्टेटाइन को हम कहते हैं एनस, ठीक है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा स्मॉल इंस्टेटाइन, इंटेस्टाइन कहते हैं उसे। ओके, अब चलो चलते हैं रेस्पिरेशन, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है। कई बार ज़्यादातर लोगों को लगता है कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, यही रेस्पिरेशन है। लेकिन इतना ही नहीं होता, और भी प्रोसेसेस होते हैं रेस्पिरेशन में। देखिए कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स गैसियस एक्सचेंज, मीन्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ CO2। इसका मतलब क्या हो गया? ब्रेथिंग। रेस्पिरेशन में दो प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस जो होता है वो होता है ब्रेथिंग का। दूसरा प्रोसेस देखिए कौन सा है, और इसी को हम कई बार रेस्पिरेशन कर देते हैं। ब्रेथिंग एंड रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन है वो एक अंडर द प्रोसेस ऑफ, जो रेस्पिरेशन है वो एक होल प्रोसेस है, और जो ब्रेथिंग है जिसको हम कई बार रेस्पिरेशन कहते हैं, वो रेस्पिरेशन के अंदर एक प्रोसेस आता है, एक पार्ट है, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, इसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन, ना कि सेलुलर रेस्पिरेशन भी नहीं कहते, रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, रेस्पिरेशन में दो प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है ब्रेथिंग, दूसरा प्रोसेस होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, अब देखिए ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। जब ग्लूकोज जो होता है वो एक ही तरीके से नहीं टूटता, वो बहुत सारी तरीके से टूटता है। अब देखिए पहला तरीका क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज वेरियस पाथवे, इसको समझिए, यहाँ पर समझाया है। देखिए ग्लूकोज जो होता है, ये तो पता ही आपको, सबसे नॉर्मल ग्लूकोज है, ग्लूकोज नहीं है, ये शुगर है उससे, और शुगर एक टाइप ऑफ ग्लूकोज है। ग्लूकोज आप आगे देखेंगे, जब आगे आप स्टडी करोगे, आगे आप सीखोगे, तो ग्लूकोज के बहुत सारे टाइप होते हैं। ये एक सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप होता है 6 कार्बन शुगर। अब देखिए ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म सेल का एक पार्ट है, उसमें देखिए कैसे टूटता है। पायरुविक एसिड जो होता है, ठीक है, उसमें टूटता है और कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है। अब ये पायरुविक एसिड जो होता है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होगा डिफरेंट तरीके से टूटेगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन जब होगी तो डिफरेंट तरीके से टूटेगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी इन माइटोकॉन्ड्रिया, सेल का एक पार्ट है, तब ये डिफरेंट तरीके से टूटेगा। तो देखिए जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो ये इथेनॉल 2 कार्बन ग्लूकोज में टूटता है, और CO2 एनर्जी ये सब रिलीज़ होता है। ओके, इथेनॉल एक कंपाउंड है, अल्कोहल है एक तरीके का, होता है ना। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन शायद हमारे में ही होता है, और हमारे मसल्स में जो होता है, यानी हमारे मसल्स में भी ग्लूकोज किस तरह टूटता है इन मसल्स। ओके, लैक्टिक एसिड रिलीज़ होता है जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी थोड़ी कमी होती है ऑक्सीजन की, होती है ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा कम अमाउंट में होता है। तो लैक्टिक एसिड रिलीज़ होता है बाय प्रोडक्ट, ओके, और एनर्जी रिलीज़ होता है, ठीक है।
और CO2 वाटर एनर्जी, ये तब टूटेगा ग्लूकोज 3 कार्बन वाला। प्यूरिक एसिड जो होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में यानी एप्रोप्रिएट अमाउंट में ऑक्सीजन होगा, और ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल में इस तरह टूटता है। ओके, तभी तो वहाँ से एनर्जी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ रिलीज़ होती है? यहाँ। सबसे कम यहाँ, और ज़्यादा कम यहाँ। यहाँ तो अगर पूरे शरीर में अगर ऐसे टूटो तो इंसान मर भी जाएगा। देखिए टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, देखिए कौन कौन से होते हैं, काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में है। एरोबिक होता है और एक एरोबिक होता है। अभी हमने ऊपर जो सीखा ना, उसी से थोड़ा सा मिलता हुआ है ये चीज़। देखिए ये टेक प्लेस कहाँ पे होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये एरोबिक है, ऑक्सीजन इसमें होती है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है ये। और अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि पावर हाउस ऑफ सेल भी है कई ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि वहाँ पे जब ऑक्सीजन टूटता है तो एनर्जी रिलीज़ होता है। और एंड प्रोडक्ट जो होता है वो CO2 हो गया और H2O होता है। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होता है यहाँ पर, जैसे हमने कहा था। ओके, एनाएरोबिक मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं टूटता है। यहाँ पे होता है टेक प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती। एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो अल्कोहल होते हैं, लैक्टिक एसिड भी हो सकती है, यानी ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत मात्रा होगी ना, तब ये लैक्टिक एसिड में भी टूटेगा। ओके, इन लैक्टिक एसिड बाय प्रोडक्ट इस रेस्पिरेशन में होगा। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा इन कंपैरिजन टू जब अल्कोहल बाय प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ओके, क्योंकि वहाँ पे तो बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होगा। एनर्जी की जो कंसंट्रेशन है, ये तीनों वे ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, वो डिपेंड करेगी। एनर्जी की जो कंसंट्रेशन होगी वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थोड़ी सी है और ज़्यादा है और बिल्कुल भी नहीं है। तो जब बिल्कुल भी नहीं होगी तो कम एनर्जी तो होगी ही नहीं, बिल्कुल भी। बहुत कम अमाउंट में एनर्जी होगी, बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में। उससे थोड़ी सी ज़्यादा जब थोड़ी सी लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, और जब एप्रोप्रिएट अमाउंट में ऑक्सीजन होगा तब सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। अब देखिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, कुछ ज़्यादा ही लंबा नाम होता है ये। पैसेज ऑफ एयर थ्रू द सिस्टम, यानी एयर जो होता है हमारे नॉस्ट्रिल के थ्रू एंटर करता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमने फ्लो चार्ट बनाया है। फ्लो चार्ट मतलब क्या होता है? एक प्रोसेस को या एक फेनोमेना को एक फ्लो में दिखाना। देखिए किस तरह। सबसे पहले जो एयर होता है वो नॉस्ट्रिल के थ्रू एंटर करता है, फिर वहाँ से नॉस्ट्रिल के थोड़े से जो हेयर होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को, प्योर ऑक्सीजन को अंदर आने देते हैं, और कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं, थोड़े से जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स हमारे हेयर में, नॉस्ट्रिल के हेयर में रुक जाते हैं। ओके, अब नेसल पैसेज के थ्रू जो ऑक्सीजन होता है, प्योर ऑक्सीजन, वो हमारे नेसल कैविटी में आता है। फिर वहाँ से फेरेनिक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंचाई, ये लंग्स का पार्ट है। ओके, और ब्रोंचियोलिस, एल्वोली, ब्लड कैपिलरीज, ये सारे लंग्स के पार्ट है। ये भी हम देखेंगे कि किस तरह, कहाँ कैसे होता है ये। देखिए ये हमारा एयर किस तरह, कहाँ किस ऑर्गन में, हमारे लंग्स के किस ऑर्गन में जाता है, हमारे नोस्ट्रिल के ऊपर से फिर कहाँ किस ऑर्गन में आता है, ये सब बताया है इधर। अभी इस सब चीज़ को भी हम एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ओके, देखिए देखिए ये हमारा नेसल पैसेज है, यहाँ से ऑक्सीजन जाता है। ठीक है, ये माउथ कैविटी है, ये फेरेनिक्स है, ये लैरिंक्स है। ठीक है, ऐसे ही सबसे पहले यहाँ जाएगा। यहाँ से आप समझ भी सकते हैं,
कि सबसे पहले जो प्योर ऑक्सीजन है जो यहाँ से प्योरीफाइड होकर कहाँ कहाँ जाएगा। ये ट्रैकिया हो गया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ओके, यहीं से पास थ्रू होता है। और फिर ब्रोंचाई थोड़ा ऊपर है तो वहाँ पे पहले ट्रेवल करेगा। ब्रोंचियोलिस थोड़ा सा नीचे है तो नीचे फिर बाद में आएगा। एल्वोरियल स्ट्रेक, ये एंडिंग पार्ट ऑफ लंग्स होते हैं, ब्रांचेज होते हैं, ये बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। और यही चीज़ जो होता है इसको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, ओके। यहीं से ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड में डिफ्यूज़ होता है और फिर वहाँ से CO2 जो होता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू CO2 डिफ्यूज़ होता है, फिर वहाँ से CO2 फिर वापस नेसल पैसेज के थ्रू बाहर निकलता है। इस चीज़ को भी हम आगे देखेंगे अच्छे से। ये एल्वोली है, ठीक है, ये काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया है इसको, ठीक है। ये सबसे नीचे होता है, इसीलिए फिर सबसे लास्ट में यहाँ पे आता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए एल्वोली, और फिर ब्लड कैपिलरीज के पास जाता है। ब्लड कैपिलरीज जो होते हैं ना ये एल्वोली के अंदर ही होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मैकेनिज़्म ऑफ ब्रेथिंग, ठीक है। ब्रेथिंग किस तरह होती है स्टेप वाइज समझेंगे। देखिए पहले इनहेलेशन होता है, फिर एक्सलेशन होता है, ठीक है। देखिए ड्यूरिंग द इनहेलेशन क्या होता है, थैरोइड कैविटी जो होता है जिसे हम चेस्ट कैविटी कहते हैं, कैविटी मतलब स्पेस जो होता है, होल होता है, होल तो नहीं होता, स्पेस होता है, ठीक है, ब्रॉड स्पेस और नैरो स्पेस होता है। ये एक्सपेंड आउट करता है। रिब्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ उठते हैं। रिब्स क्या होते हैं यहाँ पे देखिए आप डायग्राम में, ये देखिए ये जो चीज़ होता है ना, ये राउंड सी जो बोन्स है लंग्स की, इनको हम रिब्स कहते हैं, रिब्स, ओके। और ये डायफ्राग्राम होता है, इसे हम चेस्ट कैविटी भी कहते हैं, ओके। देखिए डायफ्राग्राम बिकम फ्लैट क्यों हो जाता है, क्योंकि एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, फ्लैट होने के बाद। और जब जो ऊपर का जो लंग्स है वो ऊपर की सामने की तरफ ही उठता है एक तरीके से, जब हम सो रहे होते हैं तब तो ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है। तो डायफ्राग्राम एकदम फ्लैट हो जाता है, जिससे कि जो हमारा रिब्स है ना, रिब्स हड्डी, और हड्डी के नीचे फिर जो लंग्स है वो ऊपर की ओर उठना स्टार्ट हो जाए। देखिए यहाँ पे लिखा भी है वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज़ होने का मतलब यही है कि उसमें एयर एंटर करता है लंग्स में। एक्सलेशन में क्या होता है, ये इसमें सब उल्टा प्रोसेस होता है। इसमें थोरोइड कैविटी जो होता है वो सिकुड़ने लग जाती है, और जो रिब्स होता है वो डाउनवर्ड की तरफ मूव करने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि एयर जो होता है वो लंग्स से निकलने लग जाता है। ये जो राउंड बोन्स होते हैं ना लंग्स में, ये अपने आप को, जैसे कि इसमें लंग्स में एयर आता है ना, तो ये भी बोन्स भी थोड़ा ऊपर की ओर उठने लग जाते हैं, क्योंकि ये बोन्स जो होते हैं ये लंग्स से जुड़े होते हैं, ओके। इसीलिए हम कह रहे हैं यहाँ पे कि रिब्स जो होते हैं ऊपर की ओर उठते हैं। लंग्स का साइज भी इंक्रीज़ होता है, वॉल्यूम। ओके
और डायफ्राम जो होता है वो डोम शेप का हो जाता है क्योंकि वो नीचे की ओर हो जाता है। ओके, क्योंकि जो लंग्स हमारा ऊपर उसका साइज़ तो इंक्रीज़ हो नहीं रहा, ठीक है, तो वो फ्लैट नहीं होता है, उसमें से एयर निकल रही होती है ना, इसीलिए। वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेस क्योंकि एयर जो होता है वो एग्जिस्ट फ्रॉम द लंग्स। ओके, सब एयर का अंदर आने और बाहर आने का लॉजिक है इसमें। ये कुछ डायग्राम है, इससे समझ सकते हैं आप। इनहेलेशन में देखिए कैसा होता है। देखिए डायफ्राम जो होता है वो एकदम फ्लैट हो जाता है जब इनहेलेशन होता है, और जो लंग्स जो होता है वो इनफ्लैट हो जाता है। इनफ्लैट होने का मतलब है कि ऊपर की ओर उठने लग जाता है, ठीक है, लंग्स का साइज़ बढ़ने लग जाता है। जो रिप्स होती है वो भी लंग्स के साथ ऊपर की ओर उठने लग जाती है, ठीक है, क्योंकि एयर क्या करता है इसमें एंटर करता है। यहाँ पे एरो से दिखा रखा है इस चीज़ को, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो लंग्स होता है वो डीप फ्लैट होता है, यानी उसमें से एयर निकलने लग जाती है और फिर उसका साइज़ डिक्रीज़ होने लग जाता है, ठीक है। और डायफ्राम जो होता है वो डोम शेप का हो जाता है क्योंकि लंग्स जो होता है जब नीचे की ओर आने लग जाते हैं तो इस पर थोड़ा प्रेशर लगाता है, और जो डायफ्राम होता है वो थोड़ा सा ऐसे डोम शेप का बनने लग जाता है। और इधर से जो हड्डी, जो राउंड कलर के राउंड बोन्स होते हैं वो भी नीचे की ओर आने लग जाते हैं, जिसे डोम शेप का डायफ्राम डोम शेप का हो जाता है। ओके, ऊपर की ओर हो जाता है डायफ्राम। देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वुलस, ब्लड और टिश्यूज। ओके, टिश्यूज कहते हैं इसको। तो किस तरह होता है, देखिए एयर रिच ब्लड जो होता है, एयर रिच ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड में एंटर करता है और फिर वो बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से, ठीक है, जो रेड कंपोनेंट होता है ब्लड का। ओके, फिर उसके बाद ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज़ कहाँ होता है, हमारे एल्वुलस में। एल्वुलस जो होते हैं वो छोटे छोटे, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ देखिए ये होता है, ये तो एल्वुली होता है, ये एल्वुलस होता है। ये लंबी लंबी से जो लंग्स में ये लंबे लंबे से जो स्ट्रक्चर होते हैं इसको एल्वुलस कहते हैं। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है यहाँ पे जाके मिलता है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें मिलता है, ठीक है। और फिर वहीं पे जो होता है रिलीज़ इन ब्लड, CO2 होता है वो रिलीज किया जाता है इन ब्लड में और डिज़ोल्व इन ब्लड वेसल में और रिलीज इन एल्वुलर सैक में। एल्वुलर सैक से कहाँ जाता है फिर ये सेंड किया जाता है थ्रू द नोस्ट्रिल, यानी बाहर की ओर निकाला जा रहा है CO2 को। ऑक्सीजन क्या किया जा रहा है उसी प्रोसेस से ब्लड में रिलीज्ड इन ब्लड से फिर डिज़ोल्व इन ब्लड में डिज़ोल्व होने के बाद ब्लड वेसल में जाता है, फिर वहाँ से एल्वुलर सैक में जाता है, फिर वहाँ से क्या होता है ये सेंड आउट कर दिया जाता है बाहर की ओर, ठीक है, ये अंदर नहीं ले रहे हैं CO2 को। अब यहाँ पे देखिए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो किस तरह अपने ऑक्सीजन को लेते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, जो ज़मीन पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ये सभी यूज़ करते हैं ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेयर में होते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इन वेयर वाटर में जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होते हैं उसी को यूज़ करते हैं, लेकिन वाटर में जो ऑक्सीजन की अमाउंट होती है वो कम होती है, एटमॉस्फेयर में थोड़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं उनको थोड़ा सांस लेने के लिए थोड़ा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो होता है ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसीलिए थोड़ा सा टेरेस्ट्रियल थोड़ा सा बाहर आना पड़ता है उनको पानी से, और वो काफ़ी कम मिनट के लिए आते हैं। ओके, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में रेस्पिरेशन किस तरह होता है,
देखिए रेस्पिरेशन इन प्लांट इज सिंपलर दैन द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अभी हमने रेस्पिरेशन किस में देखा था, एनिमल्स में, जिसमें स्पेशली हमने ह्यूमंस को कंसिडर किया था। देखिए गैसेस एक्सचेंज कहाँ से होता है, स्टोमाटा इन लीव्स, लेंटिसिड्स ये स्टेम के पार्ट्स होते हैं, और जनरल सरफेस ऑफ द रूट्स वो सारे सरफेसेस जो थोड़े से ज़्यादा अंदर मिट्टी के अंदर नहीं होते, ऊपर ऊपर ही होते हैं, क्योंकि वहाँ से फिर वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ले पाते हैं ज़्यादातर। ट्रांसपोर्टेशन देखिए किस तरह होता है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब कुछ ज़रूरी एसेंशियल मटेरियल जो होता है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। अभी हम पढ़ेंगे इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि प्लांट्स हो गए और एनिमल्स हो गए। ओके, और सबसे पहले हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ओके, तो देखते हैं सबसे पहला जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है, सब कॉन्सेप्ट, वो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के जैसे रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, और ये सभी फंक्शन को करने के लिए ये सभी फंक्शन जो होता है वो किस तरह किया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। सर्कुलेटरी सिस्टम एक वे ऑफ प्रोसेस है जिससे कि रेगुलर सप्लाई ऑफ नेसेसरी मटेरियल, जैसे फूड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और भी अदर नेसेसरी मटेरियल जो रेगुलरली सप्लाई करना होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि 2 मिनट के लिए ऑक्सीजन सप्लाई किया और ह्यूमन कम से कम बहुत टाइम तक ऑक्सीजन को उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रेगुलरली उसको सप्लाई चाहिए। फूड तो ये है कि थोड़ा सा टाइम तक वो कंज्यूम करेगा, अगर थोड़ी देर तक, तो उसको ज़्यादा समय तक वो थोड़ा सा रह सकता है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है कि उसको रेगुलर इंटरवल के बाद चाहिए, जैसे फूड भी है, उसे रेगुलर इंटरवल के बाद चाहिए। ओके, तो ये सभी चीज़ सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ये सभी प्रोसेसेस जो होती है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आती है। ओके, द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ, यानी कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम करते हैं। ओके, जैसे कि हमें ब्लड पंप करना है पूरे शरीर में, और वो तो रेगुलर करना है, वो 1 सेकंड के लिए भी रोक नहीं सकते हम, रोकेंगे तो ऑर्गेनिज्म को तकलीफ़ होगा ना। तो देखिए पंपिंग ऑर्गन कहते हैं इसको, क्योंकि ये ब्लड पंप करता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इन टाइप के ब्लड को भी पंप करता है ये। ठीक है, इससे ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन भी आता है। ये सभी प्रोसेसेस जो है, ऐसा नहीं कि एक प्रोसेस नहीं होगा तो दूसरा प्रोसेस काम करेगा, सभी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। ओके, देखिए जैसे कि आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, ओके, ये सभी जो है ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, ब्लड को कहीं भी ट्रांसपोर्ट करना होता है इसी के थ्रू होता है। ब्लड और लिम्फ जो होता है ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ही आती है। ओके, सर्कुलेटरी मीडियम, ये एक यानी जो ब्लड है और लिम्फ है ना, एक सर्कुलेटरी मीडियम प्रोवाइड करती है, यानी ब्लड को फ्लो करने के लिए, यानी अदर जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन शरीर में कैसे फ्लो करता है, बिना ब्लड के ऑक्सीजन शरीर में फ्लो कर ही नहीं सकता, चाहे वो CO2 ही क्यों ना हो, वो भी फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो लिम्फ हो गया, ब्लड हो गया, लिम्फ भी एक सर्कुलेटरी मीडियम है। ओके, यहाँ पे इसलिए हमने लिख रखा है सर्कुलेटरी मीडियम होता है ये भी एसेंशियल कंपोनेंट है। अब देखिए यहाँ पे कैसे सर्कुलेशन होता है, ये डायग्राम मैंने शो कर रखा है, ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। देखिए किस तरह होता है, डायग्राम टू शो द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। देखिए ये हमारा लंग्स है। ओके, तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, सबसे पहले क्या होता है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है लेफ़्ट आर्टरी में आता है। अब वहाँ पे आने के बाद क्या होता है, मेन आर्टरी जिसे हम ओर्टा कहते हैं, ओर्था वही कह सकते हैं, ओर्टा कह सकते हैं, आपकी मर्जी, ओर्टा कह सकते हैं।
यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर बॉडी ऑर्गन में जाता है, ठीक है। बॉडी ऑर्गन क्या करता है, पूरे शरीर में पंप करता है। बॉडी ऑर्गन में चला गया मतलब सभी बॉडी ऑर्गन में चला गया, ओके। हार्ट क्या, हमने क्या बताया था कि हार्ट जो होता है पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक्सट्रैक्ट आउट करता है पूरे ब्लड से, आई मीन पूरे बॉडी ऑर्गन से, है ना। पूरे बॉडी ऑर्गन से निकालता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और फिर वहाँ से उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो CO2 गैस है उसको निकाल कर डिफ्यूज़न के थ्रू बाहर लंग्स के थ्रू, फिर लंग्स के थ्रू नोस्ट्रिल के पास जाता है, फिर वहाँ से बाहर जाता है CO2, ओके। तो यहाँ से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है मेन वेन्स के थ्रू जाता है लेफ़्ट आर्टरियम में, फिर वहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी में आता है, ठीक है। डायरेक्ट इसमें नहीं जाता है, डायरेक्ट जाएगा तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड सब मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, लंग्स में CO2 जो होता है वो डिफ्यूज़न के थ्रू ऑक्सीजन और CO2 दोनों अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं, ठीक है। CO2 जो होगा फिर डिफ्यूज़न के थ्रू लंग्स से नोस्ट्रिल के थ्रू बाहर चल जाएगा, लंग्स से नोस्ट्रिल में जाएगा, नोस्ट्रिल से CO2 बाहर निकल जाएगा, और जो ऑक्सीजन होगा वो ब्लड में मिल जाएगा। जो ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाता है तो उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। फिर वो पल्मोनरी वेन्स में जाएगा, फिर वही प्रोसेस दोबारा होगी। इस प्रोसेस में आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड हो या डीऑक्सीजनेटेड हो, वो 2 बार हार्ट में गया है। अब मैंने ये नहीं कहा कि राइट आर्टरी में गया है कि लेफ़्ट आर्टरी में, हमारे हार्ट में तो 2 बार गया। इस चीज़ को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन, जो आप एक डेफिनेशन के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे डबल सर्कुलेशन में होता क्या है, सिंपल सा है जो हमने बताया आपको कि ब्लड ट्रेवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द ब्लड, आई मीन बॉडी, ठीक है। तो एक कंप्लीट साइकिल का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, बॉडी में गया, बॉडी से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को निकाला गया, फिर वहाँ से ऑक्सीजन की जो कंसनट्रेशन थी वो डिफ्यूज़न के थ्रू लंग्स से नोस्ट्रिल से बाहर, और फिर डिफ्यूज़न के थ्रू जो CO2 जो था और जो ऑक्सीजन था वो लंग्स में ही है सब, फिर वहाँ से डिफ्यूज़न होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड में मिक्स होता है और फिर वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और CO2 जो होता है लंग्स से नोस्ट्रिल जाता है, नोस्ट्रिल से बाहर आता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर दोबारा बॉडी में यानी दूसरे साइकिल में जाता है फिर वो, ठीक है। नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे हार्ट बनाया है हमने, बनाया नहीं है, लगाया है। हार्ट का इमेज यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए। ये वैसे इसमें समझाने का कुछ नहीं है, ओके, क्योंकि समझाने के लिए हमने ऊपर एकदम अच्छे से डायग्राम में समझा रखा है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है ना। बनाने के लिए सिंपली अगर बनाना है आपको तो इस तरह बना सकते हैं, और आपको वो प्रोसेस जो होता है डायग्राम टू शो ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, आप इस तरह बना के समझा सकते हैं, ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, ओके। चलिए अब चलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन की तरफ। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिंपली वी कंसिडर ओनली डेफिनेशन, वही इनफ है हमारे लिए। देखिए पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है। Blood moves through the heart to the lungs and back to the heart, ओके। पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर ब्लड मूव करता है हार्ट में, ओके। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, आप समझिए, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है हार्ट में, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, ठीक है, ये दोनों एक सर्कुलेशन है। इन दोनों सर्कुलेशन में जो ब्लड होता है वो हार्ट में जाता है, ठीक है। तो ये जो मेन पार्ट होता है
ब्लड जो जब हार्ट में आता है, राइट एट्रियम हो या लेफ़्ट एट्रियम हो, है ना, एक सर्कुलेशन के थ्रू, तो उसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, क्योंकि ये पल्मोनरी वेन्स में जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर दोबारा जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर से निकाला जाता है, तब फिर ये यहाँ पे पंप आउट करके फिर यहाँ से राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को निकाला जाता है ना। एक टाइम पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आता है और दूसरे टाइम पे यहाँ से ब्लड निकाला जाता है ना। इसमें आता है तभी तो निकाला जाता है। तो पल्मोनरी आर्टरीज़ में जब ब्लड निकाला जाता है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जब पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ये दोनों सर्कुलेशन के दौरान ये दोनों सर्कुलेशन जो होते हैं वो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। ओके, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होता है, देखिए, ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। देखिए वो वाला सर्कुलेशन जो जिसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर से निकाला गया, और एक टाइम ऐसा भी था कि हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट एट्रियम से पूरे शरीर ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन में ट्रांसफ़र किया, फिर वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में ट्रांसफ़र किया। ओके, तो ये जो सर्कुलेशन था इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ओके, चलिए अब चलते हैं कि ब्लड क्या होता है। ये सब डेफिनेशन वैसे इनिशियली देना चाहिए हमें, लेकिन फिर भी काफ़ी नॉर्मल सा लगता है, पढ़ते हैं। देखिए, ब्लड एक एक्चुअली में कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड, ठीक है। इसमें वाटर की मात्रा भी होती है, प्लाज्मा भी होता है। देखिए ब्लड कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट है ब्लड कर्पसेल्स। ओके, ये ग्रैनुलर कंपोनेंट होता है, यानी हल्का सा सॉलिड होता है, हल्का सा स्पॉन्जी होता है, ठीक है। इसको आप दबा सकते हैं, कंप्रेसिबल होता है। और लिक्विड कंपोनेंट में आता है हमारा प्लाज्मा, दूसरा कंपोनेंट है ये। अब ब्लड कर्पसेल्स के फर्दर 3 टाइप होता है। पहला टाइप होता है आरबीसी, दूसरा होता है, देखिए आरबीसी होता है पहला कंपोनेंट। इसमें क्या होता है, कैरीज ऑक्सीजन और CO2, ये गैसेस को कैरी करता है, क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन होता है ना आरबीसी ब्लड के कंपोनेंट में। ओके, और यहाँ पे इसमें कंटेन होता है होमोग्लोबिन, क्योंकि ये रेड होता है और इम्पार्ट करता है रेड कलर। होमोग्लोबिन की वजह से ही होता है ये, जिसकी वजह से ब्लड जो होता है वो रेड होता है। ब्लड प्लेटलेट्स, ये दूसरा ब्लड कर्पसेल्स का पार्ट है, कर्पसेल्स। ओके, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स अगर कम है तो खून नहीं रुकता शरीर में, चोट लगेगा तो खून चलते जाएगा। WBC क्या होता है, WBC बोले तो वाइट ब्लड सेल। ओके, अब ये क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। देखिए, प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाय द इनगल्फिंग द जर्म्स एंड प्रोवाइडिंग एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, और जर्म्स को क्या करता है, इनगल्फ कर लेता है। अब एंटीबॉडीज़ क्यों प्रोवाइड करता है, करती क्या है एंटीबॉडीज़, वही जर्म्स अगर दोबारा आता है ना, तो पहले तो वाइट ब्लड सेल ने उसको इनगल्फ किया था, लेकिन जब एंटीबॉडीज़ जो होती है ना, वो क्या करती है, उस जर्म्स को मार देती है। ओके, और उस जर्म्स को मार देती है, कोई बीमारी नहीं होने देती हमारे शरीर में। ओके, अब देखिए ये है दूसरा कंपोनेंट ब्लड का। ब्लड कर्पसेल्स का कंपोनेंट नहीं है, ये ब्लड का कंपोनेंट है, ठीक है। तो ब्लड ये एक येलो टाइप का कलर वाला फ्लूइड होता है, और इसमें क्या होता है, 90% ऑफ वाटर होता है और 10% ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती है। ओके, तो कितने हो गए, 100% हो ही गया ये। प्लाज्मा, प्रोटीन, ये सब जो होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबिन, ये सब जो भी है ऑर्गेनिक मटेरियल है। इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है ये 10% में ही, ठीक है। 10% ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ओके, मिनरल्स, आयंस, ये सब 10% के अंदर आ जाता है। वैसे ज़्यादातर तो इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, सॉरी ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी एक 10% के अंदर ऑर्गेनिक भी है और इनऑर्गेनिक भी है, लेकिन ज़्यादा जो 10% का जो ज़्यादा अमाउंट जो कवर करता है, 7% वो ऑर्गेनिक मटेरियल कवर करता है, और 3 से 4% या 2-3% इनऑर्गेनिक मटेरियल।
अब देखिए लिम्फ क्या होता है। लिम्फ जो है एक येलोइश फ्लूइड है जो स्केप करता है फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस, जहाँ पे लेस प्रोटीन होता है देन द ब्लड। ये आपको समझ में नहीं आया होगा थोड़ा सा। देखिए ये एक येलोइश फ्लूइड है, ठीक है। ये कहाँ से ये निकलता है, ये ब्लड कैपिलरीज में से निकलता है, ठीक है। और कहाँ पे जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। इसके फ्रॉम यानी कहाँ से ये प्रोड्यूस होता है, ब्लड कैपिलरीज में से। और कहाँ ये स्टोर होता है, इंटरसेलुलर स्पेस। वो स्पेस यहाँ पे जो होता है प्रोटीन की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, ठीक है। और लिम्फ जो होता है वो फ्लो फ्रॉम द टिश्यू टू द हार्ट, ठीक है। यानी हमारे बॉडी के जो टिश्यू होता है वहाँ से हार्ट में फ्लो होता है। और असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जम्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है और ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। ब्लड वेसल्स की बात करते हैं। देखिए ब्लड वेसल्स में पहला जो है आर्टरीज है, ओके। और दूसरा हमारा वेन्स है, ओके। तो दो हमारे ब्लड वेसल्स है। अब देखिए क्या करता है, आर्टरीज जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ओके। और ये हार्ट टू पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरीज में नहीं करता है क्योंकि वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और दोनों आपस में मिल जाएंगे तो सर्कुलेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जो प्रोसेस हम डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखेंगे तभी प्योर ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में पंप हो पाएगा, वरना फिर उसका CO2 भी पंप होता जाएगा और CO2 बाहर निकल भी नहीं पाएगा, ओके। और इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल, क्योंकि ये पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। थिक होता है, इलास्टिक होता है, ठीक है। ऑक्सीजन थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपैंड आउट होता है ना, ज़्यादा हैवी गैस नहीं होता ये। और डीप सीटेड होता है क्योंकि पूरे शरीर के ऑर्गन में ट्रांसफ़र करना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या किया जाता है, पूरे शरीर से निकाला जाता है और हार्ट में पंप किया जाता है। फिर वहाँ से पल्मोनरी वेन्स में ट्रांसफ़र होता है। फिर वहाँ से क्या होता है, लंग्स में ट्रांसफ़र होता है। फिर वहाँ से डिफ्यूज़न होता है जिसके थ्रू CO2 जो होता है नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड में मिक्स होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। अभी जो हमने ऊपर सीखा ना उससे रिलेटेड है बहुत ज़्यादा। ऑल्सो कॉल्ड कलेक्टिंग वेसल। कलेक्टिंग वेसल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी ऑर्गन से कलेक्ट करता है, ओके। थिन होता है, लेस इलास्टिक होता है और सुपरफिशियल एज कम्पेयर टू आर्टरीज, यानी ये ज़्यादा डीप सीटेड नहीं होता, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स काफ़ी सिंपल है। देखिए देयर आर द 2 मेन कंडक्टिंग पैथवेज इन प्लांट्स। देखिए पहला क्या है, यानी कुछ ऐसे पार्ट्स प्लांट्स के जो कि एक टिश्यू है, जाइलम हो गया और फ्लोएम हो गया, ये दोनों टिश्यू है और ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ओके। ये क्या करते हैं, कैरीज वाटर मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये मिनरल वाटर इन सबको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। रीज़न ये है कि यहाँ पे क्या होता है, फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, इसीलिए। यानी ज़्यादा हाइट पे नहीं होते ना, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। और कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फ्लोएम क्या करता है, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है उसको क्या किया जाता है, लीफ से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में स्टोर करता है। यानी कभी कभी होता है ना कि कोई पेड़ जो होता है या कोई प्लांट होता है वो उसका जो प्रोडक्ट होता है, जैसे कि किसी की जड़ में कोई फल होता है
है ना, कोई फल उगता तो उसको उसके जड़ में स्टोर करने का जो काम करता है ना, वो जो काम करता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। और यहाँ पे एनर्जी इसलिए रिक्वायर्ड होता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डीप सीटेड यानी ज़्यादा गहराई तक यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है। यहाँ पे ज़्यादा गहराई तक नहीं होता, यहाँ पे बगल बगल में, यानी ज़्यादा दूर दूर, यानी ज़्यादा ऊंचाइयों पे, ज़्यादा स्टेम पे होता है। अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट हो गया, है ना, ज़्यादातर पत्तियों पे, जैसे वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, ये पत्तियों को ग्रीन रखने में हेल्प करती है ना, ग्रो करने में हेल्प करती है। ओके, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? देखिए, ट्रांसपिरेशन जो होता है वो प्लांट्स में ही होता है ये प्रोसेस, और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लॉस ऑफ वाटर होता है वेपर की फॉर्म में, और ये एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स से होता है। देखिए, एरियल पार्ट्स क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो हमने अभी बता ही दिया। एरियल पार्ट्स देखिए क्या होता है। एरियल पार्ट्स वो होते हैं जो जैसे रूट्स होता है, ठीक है, जो ज़मीन के ऊपर ऊपर जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, जैसे पेड़ के तने हो गए, ठीक है, स्टेम्प हो गया, स्टेम, और पत्तियाँ हो गई, टहनियाँ हो गई, है ना, ये सारे पार्ट्स को हम एरियल पार्ट्स कहते हैं, ठीक है, जो ज़मीन के ऊपर ऊपर होते हैं, ठीक है। देखिए, इनका फंक्शन क्या होता है, किस चीज़ का फंक्शन ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से होता क्या है। एब्जॉर्प्शन और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग अ ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, ये ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता है। ओके, इसके दौरान इसकी वजह से क्या होता है कि वाटर और अदर मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है, और हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, क्योंकि वाटर का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है पूरे प्लांट में, ठीक है, इससे टेम्परेचर रेगुलेशन भी काफ़ी हद तक होता है। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन जो होता है वो वाटर या मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। और जब प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स, जो कि फूड फैक्ट्री होता है, टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट क्या हो गया, जैसे कि लीफ हो गया, लीफ के नीचे जो थोड़ी सी, जैसे आम कहाँ पे लगता है, टहनियों पे लगता है ना, ओके, कई बार रूट्स में भी बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, है ना। अब चलिए, हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट है एक्सक्रीटरी, ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम। पहले देखेंगे ह्यूमंस में, बेसिकली मैंस का कंसिडर करेंगे, और फिर उसके बाद प्लांट्स में भी देखेंगे। प्लांट्स का काफ़ी छोटा होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ज़्यादा लंबा सिस्टम नहीं है उसका। एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखिए क्या, एक्सक्रीटरी यूरिनरी सिस्टम, ओके, और इसमें क्या होता है, एक किडनी होता है, ओके, और ये क्या करता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, सबसे मेन ऑर्गन होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन मैन या ह्यूमन, ओके। इसमें यूरेथस भी होता है, एक डक्ट होता है जो कि ड्रेन आउट करता है वो यूरिन को हमारे किडनी से, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर होता है जो यूरिनरी को रिजर्व करता है, यानी स्टोर करके रखता है, ठीक है। वाटर भी, अगर एक्सीज अमाउंट ऑफ वाटर है तो उसको भी स्टोर करके रखता है। यूरेथ्रा, ये एक चैनल है जहाँ से ये जो है, जैसे यूरिनरी है ना, उसको पूरा शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है, ओके। ये यहाँ पे हमने बना रखा है, ये रहा यूरेथ्रा जो अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, और ये यूरेथ्रा, ओके। तो ये पूरा डायग्राम है। अब देखिए किस प्रकार ये एक्सक्रीशन होता है। देखिए पहला प्रोसेस देखिए, ये एक्सक्रीशन ज़रूरी क्यों है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन द बॉडी जनरेट्स मैनी काइंड ऑफ वेस्ट इंक्लूडिंग नाइट्रोजन वेस्ट विच आर हार्मफुल फॉर बॉडी एंड हैंस नीडेड टू बी रिमूव्ड। रीज़न समझ में आ गया।
कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है जिससे कि हमारे शरीर में एनर्जी रिलीज़ होता है। उस दौरान बहुत सारे वेस्ट भी रिलीज़ होते हैं, क्योंकि हमने जो न्यूट्रिशन लिया था उसमें ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ हमारे काम की है। जो चीज़ हमारी काम की नहीं होती वो वेस्ट होती है और हमारे शरीर को हार्म करती है, ठीक है। इसलिए उसको शरीर से निकालना ज़रूरी होता है। तो एक्सक्रीशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच दिस वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। ये एक डेफिनेशन है एक्सक्रीशन का। कोई भी पूछे तो बता सकते हैं आप। डिफाइन एक्सक्रीशन ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तो ये डेफिनेशन है। देखिए मटेरियल कौन कौन से एक्सक्रीट आउट किए जाते हैं। मटेरियल एक्सक्रीटेड, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को एक्सक्रीट किया जाता है एक्सीज अमाउंट ऑफ वाटर, गैसेज, सॉल्ट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट में कौन कौन से, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, यूरिन हो गया, ये सब नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। ओके। एक्सीज अमाउंट ऑफ वाटर कैसे होता है, स्वेट के द्वारा, यूरिन के द्वारा। स्वेटिंग मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक्सक्रीशन क्या है, जैसे यूरिन करना ही एक्सक्रीशन नहीं। हमारे शरीर से पसीना जो निकलता है, जो स्वेटिंग होती है, वो भी एक एक्सक्रीशन का ही पार्ट है। ओके। तो स्वेटिंग के थ्रू भी एक्सीज अमाउंट ऑफ वाटर निकलता है। जैसे कि हम कुछ ऐसा चीज़ खा लेते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता, तो हम वोमिटिंग करते हैं, तो वो भी एक तरीके का एक्सक्रीशन का पार्ट है। लेकिन बेसिकली हम जो डिस्कस करते हैं यहाँ पे, वो हम किडनी कैसे हमारे वेस्ट मटेरियल को हमारे शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है, उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम में कंसीडर करते हैं ज़्यादातर एलिमेंट्री लेवल पे। ओके, चलिए अब देखते हैं इस तीसरे स्टेप पे क्या होता है। अभी तो हमने कुछ डेफिनेशन देखा इसे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैसे रिमूव करते हैं, दिस वेस्ट इज़ बाय द सिंपल डिफ्यूज़न। सिंपली डिफ्यूज़न करते हैं, उनका वेस्ट बाहर आ जाता है, ठीक है। उनमें ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं होता। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इसका फंक्शन क्या होता है, एक्सक्रीशन से क्या होता है ना, इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में वाटर इक्विलिब्रियम बना रहता है, पीएच इक्विलिब्रियम बना रहता है, आयनिक इक्विलिब्रियम बना रहता है ना। बॉडी में कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए तो वो भी बॉडी के लिए सही नहीं है। एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में या इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए हर चीज़, ठीक है। और ये सभी चीज़ जो होता है हमारे ब्लड में होता है ना, इसीलिए ये सब चीज़ हमारे ब्लड में इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए। ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है CO2 और O2 है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ना, जिसकी वजह से CO2 डिफ्यूज़ होता है, बाहर निकलता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, और फिर ऑक्सीजन फिर वो उस ब्लड में एंटर करता है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से कर पाता है। तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बना रहता है, ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए। वो नहीं होगा तो उससे फिर ये डिफ्यूजन का प्रोसेस भी नहीं हो पाएगा, है ना। इसीलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बहुत ज़रूरी है। एक्सक्रीटरी प्रोसेस कह सकते हैं। इट हेल्प्स टू एक्सक्रीट आउट वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, जो कि डिज़ोल्व होता है हमारे ब्लड से, ठीक है। हमारे ब्लड में डिज़ोल्व होता है, वहाँ से एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है। इट सीक्रेट्स द पॉइजनस सब्सटेंसेस लाइक ड्रग्स, टॉक्सिन from the body. It regulates blood pressure by controlling amount of fluid balance in the body, है ना। फ्लूइड नहीं, फ्लूइड। ओके, ये इसका जो कंसंट्रेशन है वो अगर बैलेंस रहेगा तो इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर भी सही रहता है। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैसे होता है, यानी वेस्ट मटेरियल कैसे फॉर्म होता है। लिक्विड फॉर्म में होता है वेस्ट मटेरियल, और ये जितने भी लिक्विड वेस्ट है ना, जो भी शरीर से बाहर निकालने का प्रोसेस, जिस प्रोसेस के द्वारा पूरे शरीर से लिक्विड वेस्ट को निकाला जाता है, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ओके, ये भी एक डेफिनेशन है एक्सक्रीशन का। देखिए फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, पहले स्टेप पे क्या होता है कि जो हमारा हर एक किडनी है
उसमें एक फिल्ट्रेशन यूनिट होता है। इस फिल्ट्रेशन यूनिट को हम कहते हैं नेफ्रॉन। कैसा दिखता है देखिए, कुछ इस तरह दिखता है, ये नेफ्रॉन है। ओके और नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो मेड अप ऑफ अ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, जो कि एसोसिएटेड होता है किससे, एक कप लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे हम कहते हैं बोमिन कैप्सूल। और इससे क्या होता है, इससे एक और चीज़ अटैच होता है, एक लॉन्ग ट्यूब, जो कि टर्मिनेट होता है एक कैप्सूल, इस कैप्सूल पे। ठीक है, अब देखिए रेनल आर्टरीज जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है। रेनल आर्टरीज कहाँ है देखिए, ये रही ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरीज। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है बोमन कैप्सूल के अंदर। ठीक है, और फिर यहाँ से टू द किडनी अलोंग विद द नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड मैनी अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, ये कहाँ लेके आ जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द किडनी अलोंग विद द नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके, और किडनी में क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। ओके, as this filtrate moves down the tubular part, glucose, amino acid है ये। ठीक है, salts, excess of water get selectively reabsorbed by the blood vessels surrounding the tubule। ठीक है, एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, ये सब कुछ ट्यूब्यूल द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, ट्यूब्यूल क्या होता है, एक मोटी सी पाइप होती है, वो भी दिखाते हैं आपको। ट्यूब्यूल देखिए, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। ओके, अब ये देखिए फिफ्थ स्टेप पे देखिए, द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब डिपेंड अपॉन, यानी जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो कैसे एब्जॉर्ब होगा। देखिए आपने कितना अमाउंट ऑफ वाटर पिया है, अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर पिया है तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब होगा, नाइट्रोजनियस वेस्ट बहुत कम होगा, है ना। हाउ मच नाइट्रोजनियस वेस्ट नीड टू बी सिक्रेट आउट, ज़्यादा अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट अगर बाहर निकालना तो कम अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज़ होगा। ओके, एब्जॉर्ब कम अमाउंट ऑफ वाटर होगा ना, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट है। सो द फ्लूइड नाउ फ्लोइंग इन ट्यूबुलर पार्ट ओके इज यूरिन विच गेट कलेक्टेड इन कलेक्टिंग डक्ट। अब देखिए कलेक्टिंग डक्ट कौन सा है नेफ्रॉन का, इससे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, मोटी सी पाइप होती है, यहाँ से फ्लो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन से फ्लो घूमकर यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब फिर इसके बाद दिस कलेक्टिंग डक्ट टुगेदर लीव द किडनी एट द कॉमन पॉइंट बाय फॉर्मिंग द यूरेथ्रा। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था यूरेथ्रा क्या होता है, सबसे लोअर पार्ट ऑफ क्या कहते हैं, लोअर ट्यूब होती है जहाँ से यूरिन पास आउट होता है। ठीक है, तो वो कॉमन पाइप होती है। ईच यूरेथ्रा ड्रेन्स आउट यूरिन इन द यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे क्या होता है, यूरिन पहले क्या होता है, यूरिन यहाँ पे कलेक्ट होता है। ठीक है, और ये यूरेथ्रा नहीं है, यूरेथर है, और इट इज़ स्टोर्ड अंटिल द प्रेशर ऑफ एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड्स टू एन अर्ज टू अर्ज पास आउट इट थ्रू द यूरेथ्रा।
अब यूरेथ्रा से जो होता है जितने भी वेस्ट मटेरियल है, नाइट्रोजनियस वेस्ट है, वो सारे एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, है ना। और ये कब एक्सक्रीट आउट होंगे, ये नर्वस कंट्रोल के अंदर होता है। जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो नर्वस कंट्रोल यानी माइंड को ऑर्डर मिलता है, फिर माइंड क्या हो जाता है, बॉडी को ऑर्डर करता है, मसल पार्ट को, फिर ऑर्गेनिज्म जो होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, वो उस वेस्ट को निकाल देता है। बेसिकली हमने ह्यूमन के अंदर देखा ये चीज़, यानी ह्यूमन को कंसिडर किया है इसमें। दिस ब्लैडर इज़ मस्कुलर स्ट्रक्चर विच इज़ अंडर द नर्वस कंट्रोल, जो हमने अभी बताया आपको, इसी को रिटन फॉर्मेट में लिखा है हमने। 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट इज़ फॉर्म्ड डेली बट ओनली 2 लीटर ऑफ सिक्रेटेड आउट यूरिन, सो द रेस्ट इज़ रीअब्सॉर्ब इन द बॉडी। बहुत अच्छा फैक्ट है और बहुत अच्छा लॉजिक भी है। हम इतना पानी पीते हैं, ठीक है, 1 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म होता है, देखिए, और लेकिन 2 लीटर ऑफ जो होता है फिल्ट्रेट वो एक्सक्रीट आउट होता है बॉडी से। अब बाकी का जो होता है 178 लीटर वो रीएब्जॉर्ब होता है हमारे बॉडी में। काफ़ी बड़ा फैक्ट है। अब फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन क्या है, पहला फंक्शन देखिए, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट, आपने देखा ही है ऐसे, क्योंकि नेफ्रॉन क्या करता है, नाइट्रोजनियस वेस्ट को सेपरेट आउट करने में हेल्प करता है, फिर उसको इकट्ठा करता है ब्लैडर में। वाटर एंड आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक रेगुलेशन भी कहते हैं इसे, ओके। द यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। अब ये दूसरा पॉइंट है, देखिए पहला स्टेप क्या होता है यूरिन फॉर्मेशन में, समराइज कर रखा है, ऊपर भी हमने यूरिन फॉर्मेशन ही देखा था, ठीक है, इसी चीज़ को हमने समराइज़ किया है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, पहले ग्लोमेरुलर पार्ट जो होता है, देखिए ऊपर बना हुआ है, ये जो पार्ट है ना, देखिए ये जो पार्ट देख रहा है, यानी गोल गोल सा जो इसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। यहीं पे फिल्ट्रेशन होता है सबसे पहले, ठीक है। नाइट्रोजेनियस वेस्ट को यहाँ पे फ़िल्टर किया जाता है, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड, इन सब को फ़िल्टर किया जाता है ब्लड से, और इसको फिर फ़िल्टर किया जाता है ब्लड से इनटू द बोमेन कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन। बोमेन कैप्सूल के अंदर क्या होता है, देखिए बोमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस है, ठीक है, ये पूरा का पूरा बोमेन कैप्सूल है, ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल, ओके, और ये ग्लोमेरुलस है इसके अंदर आता है। अब देखिए द ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है सेकंड स्टेप पे, इसमें क्या होता है, यूजफुल सब्सटेंस जो होता है वो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है, ओके, और बैक बाय द कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है सराउंडिंग द नेफ्रॉन के सराउंडिंग होता है। सर इसमें दिख जाए आपको, हाँ यहाँ पे कैपिलरीज होती है इसमें, ओके। अब सेकंड स्टेप तो हो गया, अब थर्ड स्टेप पे देखिए क्या होता है, सिक्रेशन, यूरिया, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर, सॉल्ट, इस सभी चीज़ को इनटू द ट्यूबुल में भेज दिया जाता है, विच ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द यूरेथ्रा। आर्टिफिशियल किडनी, हाँ सॉरी एक्सक्रीशन समझाएंगे तभी, हाँ तो यूरिया देखिए, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर, यूरिया, ये जितने भी अदर वेस्टेज है, ठीक है, ये ट्यूबुलर पार्ट में, ट्यूब्यूल यानी एक मोटी सी डक्ट होती है, ट्यूब्यूल से, ठीक है, इनटू द ट्यूब्यूल विच ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, वहाँ पे ये सब कलेक्ट हो जाता है वेस्ट मटेरियल, और फिर वहाँ से यूरेथर में जाता है, यूरेथर से फिर ब्लैडर में स्टोर होता है, ब्लैडर से जब प्रेशर आता है फिर माइंड उसको ऑर्डर देता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करना है, ओके।
नर्वस कंट्रोल के अंदर रहता है ये कि माइंड कब आउट लगेगा। ओके। और होमोडायलिसिस, चलो अब होमोडायलिसिस देखते हैं। आर्टिफिशियल किडनी का कॉन्सेप्ट है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्योरीफाई किया जाता है ब्लड को आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा। इट इज़ मेड फॉर द किडनी फेलियर पेशेंट, यानी ये किडनी फेलियर पेशेंट के लिए होता है। अब देखते हैं, अभी हमने देखा है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, अब देखेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स यूज़ करते हैं डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉर एक्सक्रीशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। पहला स्ट्रेटेजी देखिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या होता है डिफ्यूजन के थ्रू स्टोमाटा से बाहर निकल जाता है। सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया। हाँ, तो ऑक्सीजन जो होता है वो बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो अंदर आता है उनके शरीर में। तो ये सभी डिफ्यूजन के थ्रू होता है। गैसेस का बाहर निकलना, अंदर आना, ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है। और देखिए, एक्सीज वाटर इज़ रिमूव्ड बाय द ट्रांसपिरेशन। तो एक्सीज अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था डेफिनेशन में। और प्लांट्स कैन इवन लॉस सम वाटर, ओल्ड पार्ट्स लाइक ओल्ड लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज। जैसे पेड़ की छाल होती है ना तने की, वो सब टूटते रहती है कई बार। और क्यों टूटती है, क्योंकि उनके लिए वो वेस्ट हो जाते हैं धीरे धीरे, वो वेस्ट मटेरियल होते हैं, एक तरीके से वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, कोई उनको तोड़ नहीं रहा। ठीक है, वो वेस्ट मटेरियल अपना स्क्रीट आउट करते हैं जैसे अदर ऑर्गेनिजम्स करते हैं। ओके। अदर वेस्टेज जैसे कि प्रोडक्ट लाइक रेसिन, गम्स, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम सेल्स विच कैन ऑल्सो बी लॉस्ट बाय द प्लांट। यानी प्लांट्स के थ्रू, प्लांट्स बहुत सारे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं और वो वेस्ट मटेरियल हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। जैसे प्लांट्स के लिए कितने सारे प्लांट्स होते हैं, जैसे कि एप्पल प्लांट है। ओके, एप्पल का प्लांट होता है, वो हमें एप्पल प्रोवाइड करता है। तो एप्पल उसके लिए एक तरीके से वेस्ट है। ओके, होता हुआ कि कई बार वो प्लांट्स जो होंगे उससे अपना कुछ प्रोडक्ट बनाते होंगे, वो उनके लिए फूड भी है एक तरीके से। लेकिन जब वो उनके लिए वेस्ट हो जाता है तब हम वो ले लेते हैं, क्योंकि प्लांट, अगर किसी भी प्लांट से एप्पल अपने आप टूट के गिरता है ना, या किसी आम के पेड़ से आम अपने आप टूट के गिर रहा है ना, किसी हवा की वजह से टूट कर ना गिरा, वो अपने आप टूट के गिरा गर्मी के मौसम में, तो वो एज अ वेस्ट उसने स्क्रीट आउट किया है। ओके। प्लांट्स ऑल्सो सिक्रेट आउट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम। तो सॉइल के आसपास भी अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। ओके, सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।